नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। तमाम सर्वे आ रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत रही है। लेकिन नागपुर के हमारे बिजनेस के शानदार पत्रकार राजीव रंजन जी ने इन सर्वे की पोल खोल दी। बता दिया कि माल कितना मिलता है, शेयर मार्केट कैसे धड़ाम होता है और ऐसे ऐसे फर्जी सर्वे कंपनियां जिनका कभी ने नाम भी नहीं सुना होगा, उनके सर्वे आ रहे हैं। हमको याद आया कि दिल्ली में जब पहला पहला चुनाव हो रहा था तो कहा गया कि बड़ा कड़ा मुकाबला है, बीजेपी सरकार बना लेगी। और बीजेपी की आई 3 सीटें। एक कार्टून छपा था कि बीजेपी के तीनों विधायक केवल एक ही स्कूटर पर बैठ के चले जा रहे हैं और लिखा था एक स्कूटर पे पूरी भाजपा के विधायक गण। दूसरा सर्वे आया, उसमें भी ये हाल हुआ और फिर सर्वे। तो क्या वाकई में दिल्ली में बीजेपी आ रही है या कुछ झोल है? इन सर्वे की पीछे की कहानी क्या है? ये आज राजीव रंजन जी ने इसकी एक एक परत दर परत उधेड़ के रख दी है और बताया है कि भारत का इतना बड़ा अपमान कि भारतीयों को हथकड़ी और बेड़ी लगा के अमेरिका ने भेजा है और हमारे विश्व गुरु शांत हैं। इसके पीछे कहानी क्या है? बहुत शानदार बातचीत है, पूरी सुनिएगा। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिएगा। बताइएगा बातचीत कैसी लगी। चलते हैं राजीव रंजन के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव रंजन भाई आपका। एक चीज समझना चाहता हूँ, बिजनेस के पत्रकार हो आपको, मुझे को बिजनेस धंधा बिल्कुल समझ में नहीं आता। मेरी तो अकाउंटेंट मुझे डांटती रहती है, कभी कुछ तो सीख लीजिए आप, मुझे ये नहीं पता इधर वाले क्या होते हैं उधर वाले क्या होते हैं। तो मैं डिब्बा गोल है मेरा बिजनेस के मामले में। शेयर खरीदता हूँ, घाटे में चले जाते हैं, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, ये जो एग्जिट पोल का खेल है इसका बिजनेस में आपसे समझना चाहता हूँ। क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अब की बार 400 पार है, 400 पार है, 400 पार है और साहेब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाए। दिल्ली में जब पहला बार चुनाव हो रहा था, मुझे याद है अभी तक केजरीवाल का बड़ा कड़ा मुकाबला है, बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है और बीजेपी की 3 सीटें आई थी। मुझे याद है अभी तक एक कार्टून छपा था कि एक हवलदार, तो एक आदमी और पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं स्कूटर पे, लिखा था कि बीजेपी। 3 लोग बैठ के चले जा रहे हैं बीजेपी। अगली बार चुनाव हुआ, फिर कड़ा मुकाबला बीजेपी की आ रही है, फिर डिब्बा गोल। और इस बार फिर सारे एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बन रही है, लगभग एक दो को छोड़ दो सब दिखा रहे हैं। इसके पीछे की खेल क्या होता है? क्या कुछ पैसा इन्वॉल्व होता है? चुनाव के नतीजों में कुछ धांधली होती है, वो इन्वॉल्व होती है? ये एग्जिट पोल गलत क्यों होते हैं? और इसके पीछे, क्योंकि पिछली बार लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा लाखों करोड़ का खेल समझ में आया था कि शेयर मार्केट को बढ़ाने के लिए कहा गया था बड़ी बड़ी बातें। तो मैं आज आपसे दर्शकों से सामान्य भाषा में समझना चाहता हूँ, एग्जिट पोल क्या सही है दिल्ली के, या कोई झोल है? क्या खेल है इसके पीछे? बैटिंग सिंडिकेट, बैटिंग रैकेट, सट्टा बाजारी, ये एग्जिट पोल इन्हीं सब का एक्सटेंशन है। इस बात को आप समझिए कि एग्जिट पोल में कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क आज की डेट में नहीं है जो इस एग्जिट पोल के ऊपर में निगरानी रखे, या जिस पॉलिसी फ्रेमवर्क के अंदर में बंद के ये एग्जिट पोल हो। ये पूरे के पूरे जो है बैटिंग सिंडिकेट द्वारा चलाए जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। और क्यों ना हो संजय जी, जिस देश के अंदर में देश का प्रधानमंत्री लोगों को बोले कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो क्योंकि मेरी सरकार फिर से आने वाली है, जहां देश का गृह मंत्री जो है वो मीडिया को इंटरव्यू देते हुए लोगों को लुभाए कि आप आइए स्टॉक मार्केट में पैसा डालिए, वो भी बीच इलेक्शन में। तो आप समझिए कि पूरा का पूरा सीन कैसा बन रहा है। ये पूरा बैटिंग सिंडिकेट, बैटिंग रैकेट, सट्टा बाजारी, ये इनके ही एक्सटेंडेड आर्म है जिसको हम एग्जिट पोल के नाम से जानते हैं। और आपने पूछा कि ये खेल क्या है, क्यों हो रहा है, इसको क्यों मीडिया दिखा रहे हैं। जब मंद बुद्धि एंकर और जब कॉम्प्रोमाइज न्यूज रूम इस देश के अंदर में व्यापक रूप से फैल जाए, जहां पे पूरा का पूरा एडिटोरियल पॉलिसी जो है कॉम्प्रोमाइज्ड हो, पूरा का पूरा एडिटोरियल पॉलिसी जो है वो किसी एक खास पार्टी या किसी एक खास व्यक्ति के इशारे पे नाचे, तो आप ये समझिए कि इस तरीके की चीजों पे संदेह या प्रश्न चिन्ह लगाने के बदले इस चीज को और ज्यादा व्यापक प्रचार और प्रसार के साथ में प्रस्तुत किया जाएगा। दुख की बात यह है संजय जी कि ये देश जो है ये एक बंदर और मदारी के खेल में जो है शामिल हो गया है। एक मदारी है जो पूरे देश की मीडिया को बंदर की तरह नचाया जा रहा है, अपने व्यक्तित्व के गुणगान की रोज नई नई कहानियों को गढ़ा जा रहा है और अपनी ही पार्टी को हर राज्य में जो है ये एग्जिट पोल में दिखाते कि यही जीत रहे। हर असेंबली इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, हर जगह यही दिखाया जाता है, यही चलता रहता है कि भैया भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कई जगह जीतती है, कई जगह हार जाती है, परंतु प्रश्न ये उठता है कि जो ये एग्जिट पोल हो रहे हैं
इसका औचित्य क्या है? देखिए, कोई भी चीज जो न्यूज रूम में या न्यूज संचार माध्यमों के द्वारा प्रसारित होती है, उसका मेन मोटिव पर्पस होता है कि भाई आप लोगों को एजुकेट करो ताकि वो इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सोच समझ के जो है एक निर्णय ले सके, एक पॉइंट पे आ सके जो उसको सोचने के लिए विचार दे। यहां तो विचार ही एक है कि एक ही आदमी इस देश को चला रहा है, वही मदारी चला रहा है, बाकी सब हम बंदर हैं, डुगडुगी बजा रहा है, हम सब नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया है कि ये देश जो है बंदर और मदारियों का देश है, और यहाँ मदारी तो है, मतलब एक ही मदारी है, बहुत सारे मदारी है भी नहीं, और बाकी हम सब बंदर है और पूरा मीडिया बंदर है। ये बंदर की तरह हमको नचा रहे हैं और मीडिया के द्वारा लोगों को नचाया जा रहा है। देखिए, बाल नरेंद्र जो है कभी भी अपने कंधे पे घड़ियाल को लेके नहीं आए थे, वो लेके आए थे बंदर को। और वो इसलिए लेके आए थे क्योंकि बचपन से ही बाल नरेंद्र जो है वो बंदर और मदारी के खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। घड़ियाल से उन्होंने एक ही चीज सीखा था, वो था घड़ियाली आंसू। जिस जिस व्यक्ति का पॉलिटिकल जो है मातम मनाना है, उसका मंच पे जाके उसका नाम लेके 4 घड़ियाली आंसू बहा दो कि केशु भाई पटेल तो मेरे गुरु हैं, लो केशु भाई पटेल का पॉलिटिकल करियर खत्म। अडवाणी जी मेरे पिता तुल्य हैं, अडवाणी जी का पॉलिटिकल करियर खत्म। तो ये जो है, ये बाल नरेंद्र का जो चरित्र है, वो बंदर और मदारी के खेल से जो प्रभावित चरित्र है, वो बड़े होने तक भी आज भी जो है वही प्रभाव उनके दिमाग पे, और उन्होंने मीडिया को पूरा जो है बंदर बना दिया और बंदर की तरह नचाया जा रहा है। किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जहां अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, वहां पे इस तरीके के एग्जिट पोल जिसमें किसी भी तरीके का प्रश्न चिन्ह बाद में खड़ा किया जा सके, है, उसका अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं बनाते हो, तो उस एग्जिट पोल को कराने का अर्थ क्या है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा। लोकसभा इलेक्शन के पहले दुबई में रहने वाले नानाजी देशमुख, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उनके रिश्तेदार जो दुबई में रहते हैं, यशवंत जी देशमुख, वो दुबई से बैठ के भारत की नब्ज को पहचान रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई चुन के तो जो है वो नरेंद्र मोदी पूरी बहुमत के साथ आने वाले हैं। और पूरे मीडिया वन साइडेड रन कर रही है दुबई में रहने वाले यशवंत जी देशमुख के विचारों को। क्या भारत में पत्रकारों की कमी हो गई है? क्या भारत से पत्रकार जो है, जो वाकई में घूम के निकाल रहे, उनसे तो आप कुछ पूछ नहीं रहे हो। आप ऐसे सेफोलॉजिस्ट को लेके आ रहे हो जो दुबई में बैठ के जो है वो यहाँ के फैसले बता रहा है और पूरी तरीके से गलत साबित हो रहा है। प्रशांत किशोर जो खुद बोलते हैं कि मैंने ये सेफोलॉजी का काम छोड़ दिया है, 5-10 साल हो गए मेरे को छोड़े हुए, मैंने प्रतीक जैन को पूरी की पूरी कंपनी दे दी है, प्रतीक जैन चला रहे हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। और आप उसी प्रशांत किशोर को अलग अलग स्टूडियोज में बुला के उन्हीं से प्रश्न करते हो कि आपको क्या लग रहा है, कहां जीत रहे हो। और प्रशांत किशोर बड़ी खुशी खुशी ये बोल भी रहे कि मैंने काम छोड़ दिया है, परंतु वो स्ट्रेस के साथ बोल रहे कि नरेंद्र मोदी फिर से चुन के आ रहे। तो ये क्या बंदर और मदारी का खेल चल रहा है भाई? ये लोग कब समझेंगे? मुझे ये समझ, या लोग समझ गए, परंतु ये क्यों मीडिया चैनल्स इस चीज को रन किए जा रहे हैं? क्यों मीडिया चैनल्स इस चीज को दिखाए जा रहे हैं? क्या इनके पास में कंटेंट की कमी हो गई है? ये जो हमारा काम है लोगों को इन्फॉर्म करना है, वो इन्फॉर्मेशन देने के बदले हम तो सर्कसबाजी में, एंटरटेनमेंट कराने में लोगों के लग गए। तो हम न्यूज चैनल्स हैं कि हम एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं? मुझे तो वही नहीं समझ में आ रहा। ये पूरा जो पर्पस है संजय जी, ये बैटिंग रैकेट, बैटिंग सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है एग्जिट पोल का। स्टॉक मार्केट को ऊपर ले जाने का खेल है या स्टॉक मार्केट को नीचे गिराने का खेल है। पहली पोजीशन ले ली जाती है और उस पोजीशन के हिसाब से एग्जिट पोल के रिजल्ट्स दिखाए जाते हैं, और जो फ्रंट रनिंग कर रहे हैं, जो लोग पहले पोजीशन ले रहे हैं, वो खूब माल बना रहे हैं। और इसमें बेवकूफ जो कटता है वो आम रिटेल इन्वेस्टर्स कटता है। ये पूरा का पूरा बैटिंग रैकेट से जुड़ा है। मेरा ये कहना है संजय जी, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं यदि वापस से अरविंद केजरीवाल या आतिशी या जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि आप दिल्ली के अंदर में एक ऐसा नियम बनाएं कि जो ये एग्जिट पोल के ऊपर में किसी तरीके के रेगुलेशन जो है वो इंपोज करें। ये बहुत जरूरी है। आज समय की मांग है, डिमांड है कि आप एग्जिट पोल को रेगुलेशंस के दायरे में लेके आओ। और यदि आपके एग्जिट पोल गलत होते हैं तो आपके ऊपर में किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। बिना अकाउंटेबिलिटी के आप कुछ भी दिखा दे रहे हो, वो होगा नहीं होगा, गॉड नोस। और इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि मीडिया चैनल्स को भी अकाउंटेबल रखना है।
आप जो ये बैठ के करा रहे हो, आप जिनको भी बुला रहे हो, वो अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर भी फिक्स होती है, क्योंकि आप उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हो। तो ठीक बात आपने जो कुल मिला के कहा वो ये है कि रेगुलेशन की कमी है, न्यूज रूम कॉम्प्रोमाइज्ड है, एंकर मंद बुद्धि के हो गए हैं, और पूरा एक बेटिंग रैकेट, बेटिंग सिंडिकेट जो है ये एग्जिट पोल के धंधे को चला रहा है, घुमा रहा है। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आप सही कह रहे हैं, कई लोगों का अनुमान है कि ये सट्टा बाजार का खेल हो सकता है। अच्छा राजीव भाई, जो आपके पास में जानकारी है, तो क्या वाकई में दिल्ली में इतने ही प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, या पहले 2 की एग्जिट पोल की तरह इस बार भी कुछ और हो जाएगा? देखिए, दिल्ली जो 7 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, इसमें आप ये देखिए कि साउथ दिल्ली और न्यू दिल्ली जो है ये आम आदमी पार्टी का गढ़ है। ये 2 लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी जो है, साउथ दिल्ली खास तौर पे, साउथ दिल्ली में आम आदमी पार्टी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो अब देखने वाली बात यह है कि क्या इनका साउथ दिल्ली लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में जो सीट्स आती हैं, और जो न्यू दिल्ली इसमें है, वहां से तो अरविंद केजरीवाल खुद भी खड़े हुए हैं, तो इन एरिया में क्या आम आदमी पार्टी कोई कितनी सीट लूज करती है, ये बाकी चीजों को डिफाइन करेगा। यदि तो ये इन 2 कंस्टिट्यूएंसीज में बेहतरीन परफॉर्म करती है और हार्डली 1 या 2 सीट हारती है, बाकी सब रिटेन करती है, तो आम आदमी पार्टी इजिली चुन के आ रही है। इनका जो वीक पॉइंट है वो नॉर्थ ईस्ट वाला है, जहां पूर्वांचली लोग बहुत ज्यादा हैं, जहां से मनोज तिवारी जो है आपके ये जीत के आते हैं लोकसभा जो कंस्टिट्यूएंसी है। तो वहां देखना पड़ेगा कि भाजपा जो है वहां से कितनी सीट निकाल रही है। परंतु भाजपा की खुद का इंटरनल जो जो मेरी जानकारी है, जो मेरे सोर्सेज है, वो खुद उनको 28-29 से ज्यादा सीट नहीं दे रहे। बहुत ऑप्टिमिस्टिक इसमें भी 30 हो गए तो हो गए, परंतु सरकार बनते हुए तो कहीं दूर दूर तक उनको खुद को नहीं नजर आ रही है। तो ये कौन से एग्जिट पोल वाले, इनका सैंपल साइज कितना बड़ा है, ये किससे बात कर रहे हैं, और आई मीन किस मेथोडोलॉजी के हिसाब से वो जो है ये कंप्यूट कर रहे हैं नंबर्स को, ये किसी को भी इस चीज की जानकारी नहीं है। जो प्रोजेक्शन दे रहे हैं वो प्रोजेक्शन वो कैसे पहुंच रहे हैं उस प्रोजेक्शन तक, क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए जा रहे हैं, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। परंतु आज की डेट में भी एज जो है वो आम आदमी पार्टी को है। आम आदमी पार्टी इजिली 35 से लेकर 40 के बीच में सीट जीतती हुई नजर आ रही है। 36 चाहिए आपको मालूम है। तो मुझे जो मेरी जानकारी है, जो मैंने लोगों से बात किया, उसके हिसाब से तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। परंतु हमने ये देखा था कि महाराष्ट्र में मैं पूरी तरीके से गलत साबित हुआ, और अब पता चल रहा है कि क्यों गलत साबित हुआ। आप सड़क पे जाके किसी से भी बात करो तो वो बता रहे थे कि अघाड़ी की सरकार आ रही है। अब पता चल रहा है कि 48 लाख नए वोटर जो है वो ऐड किए गए लोकसभा और असेंबली इलेक्शन यानी 6 महीने के अंदर में। तो अब समझ में आ रहा है कि नाक के नीचे से, कांग्रेस के नाक के नीचे से, उद्धव ठाकरे के नाक के नीचे से जो है ये इलेक्शन जो है ये स्टील कर लिया है आपके जो भारतीय जनता पार्टी और जो उसके सहयोगी दल थे, उन्होंने जिस तरीके से लोगों को ऐड किया। अब वो जेन्युइन लोग थे कि नहीं जेन्युइन लोग थे कोई नहीं जानता, बट 48 लाख नए वोटर्स का जो एडिशन है ये अपने आप में बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला है संजय जी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं तो इलेक्शन के बाद से बोल रहा हूं कि कांग्रेस कब सड़कों पे उतरेगी महाराष्ट्र और हरियाणा के अंदर में, जो उसके नाक के नीचे से उससे इलेक्शन छीन लिया गया, उसके विरोध में कब सड़क पे आएंगे और कब आके अपना विरोध जो है वो जाहिर करेंगे। ये सिर्फ निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन को डाटा सौंप देने से और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाने से इस तरीके से इन चीजों का निपटारा नहीं होने वाला। इलेक्शन ऐसी आपके नाक के नीचे से निकाला जाएगा। आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टी यदि ढूंढ के निकाल सकती है कि कैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में 105 नए 105 नए वोटर्स का उस घर में रजिस्ट्रेशन किया गया, तो कांग्रेस के पास तो बहुत संसाधन थे, बाद में लेके आई। यदि ये इलेक्शन के पहले लेके आती तो आज महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार रहती और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहते। जी संजय जी। बिल्कुल ठीक है। और केजरीवाल ने तो आरोप लगाया कि हमारे 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए के ऑफर आए। केजरीवाल कह रहे हैं कि फर्जी सर्वे एजेंसियों से सर्वे कराए गए जानबूझ के माहौल बनाने के लिए। क्या ये आरोपों में दम हो सकता है कि फर्जी सर्वे एजेंसी, क्योंकि वाकई में कई ऐसी सर्वे एजेंसी जिसका मैंने कभी नाम तक नहीं सुना कि उनके सर्वे आ गए, तो ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है। अरे भाई, जिस देश में पूरा का पूरा मीडिया ही बंदर बन के मदारी की डुगडुगी पे नाच रहा है, उसमें ये सर्वे एजेंसीज की क्या औकात है? आप मुझे बताइए, सर्वे एजेंसीज क्या अरुणपुरी के बराबर शक्तिशाली है क्या?
जब अरुण पुरी जैसा आदमी अगर पूरा का पूरा उसका मीडिया संस्थान जो है वो पूरा का पूरा सरेंडर हो जाता है, झुक जाता है, तो बाकियों की क्या औकात और क्या ये है। तो ये सर्वे एजेंसीज को देखिए, सर्वे एजेंसीज कॉम्प्रोमाइज नहीं रहती मैं तब मानता जब इनके ऊपर में कोई रेगुलेशंस रहते। आज एग्जिट पोल करने वाली सर्वे एजेंसीज के ऊपर में क्या रेगुलेशन आप बताइए। कल को आप खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो जाऊं, कुछ नाम दे दें हम, राजीव रंजन सिंह सर्वे एजेंसी, और मैं बता दूं आम आदमी पार्टी 60 सीट जीत रही है या कांग्रेस 70 में से 70 जीत रही है और हार जाते, तो क्या मतलब मेरे ऊपर क्या अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने वाली है। तो आप इस चीज को समझिए कि जब तक नियम कानून नहीं है, जब तक रेगुलेशन नहीं लेके आया जा रहा, तब तक इनका कोई भी प्रमाण मतलब इनके इस पे ट्रस्ट करना, इनके फाइंडिंग्स पे ट्रस्ट करना, ये हमारे खुद के कॉमन सेंस के साथ में खिलवाड़ होगा। अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई मतलब अदृश्य नाम सडनली कहीं से आ गए और गुमनाम ये संस्थाओं ने जो है सर्वे किया और सबके सब भारतीय जनता पार्टी को एज दे रहे हैं। ये इस बात में जो आपने पूछा कि दम है कि नहीं है, मेरा ये मानना है कि बिल्कुल दम है। और भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियली। तो 15 करोड़ रुपए यदि उनके एमएलए को या जो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं उन लोगों को यदि ऑफर किया गया है, तो ये जान के मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यदि आज की डेट में पैसा है, धन है किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में, तो भारतीय जनता पार्टी के पास में ही, नहीं तो बाकी सब तो ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो चुकी है, कंगाल हो चुकी है बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज। देखो ठीक है राजीव जी, और हमारे विश्व गुरु जी ने दावा किया था कि विश्व में डंका बज रहा है भारत का, एक दिन वो आएगा जब अमेरिका हमसे वीजा मांगेगा। और जाके कहा था आपकी बात ट्रम्प सरकार, तो उन्होंने गिफ्ट भिजवाया थोड़ा सा। मोदी जी जाते उससे पहले गिफ्ट भिजवाया है कि हमारे भारतीय पैरों में बेड़ी और हाथ में हथकड़ी लगा के वापस किए गए। मेरे ख्याल से देश का इतना बड़ा अपमान पिछले कई सालों में कभी नहीं हुआ होगा। भारत का इतना अपमान कभी नहीं हुआ होगा कि ऐसे हथकड़ी बेड़ी लगा के जानवरों की तरह उनको लाया गया, छोड़ दिया गया। उसमें बड़ी संख्या गुजरातियों की थी। तो ये डंकी करके क्यों जा रहे हैं जब गुजरात इतना समृद्ध राज्य है, हमारे विश्व गुरु जी का डंका बज रहा है। तो इस तरह जो बेइज्जत करके वापस किया गया, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, भारत के लिए इससे ज्यादा लज्जा की और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। आपको मैं ये बताता हूं संजय जी, ये बात जो है ये बहुत ज्यादा तूल भी नहीं पकड़ती। यदि पिछले 10 साल 11 साल में जिस तरीके से जबरदस्ती नरेंद्र मोदी को जो है विश्व गुरु नहीं बना दिया गया रहता, या नरेंद्र मोदी को हर इंटरनेशनल अफेयर्स में जबरदस्ती का हीरो नहीं बनाया गया रहता, तो शायद आज इस मुद्दे को मीडिया ज्यादा तवज्जो भी नहीं दे रहा रहता। परंतु जिस तरीके से एक मिथ्या जो है एक इमेज क्रिएट किया गया, एक फॉल्स आपका इमेज क्रिएट किया गया, जहां ये दिखाया गया कि भाई नरेंद्र मोदी जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो नरेंद्र मोदी के ही सो कॉल्ड मित्र ने साबित कर दिया ये दिखा के कि भैया नरेंद्र मोदी कितने शक्तिशाली हैं। जब छोटी छोटी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो है, कोलंबिया जैसी कंट्री जो है वो अपोज कर रही है और वो आंखें दिखा रही है अमेरिका को कि हमारे जनता को, हमारे देश के लोगों को आप पशुओं की तरह उनके साथ में ट्रीटमेंट मत कीजिए, तब भारत जैसा शक्तिशाली देश और सो कॉल्ड विश्वगुरु राष्ट्र और विश्वगुरु नेता ये क्यों नहीं किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट दर्ज कर रहे हैं। और कहां है आज वो मीडिया जो हर बार जो है वो पापा ने यूक्रेन वॉर रुकवा दी और पापा विश्व गुरु हो गए, ये इस तरीके की बातें करने वाले, और इंटरनेशनल रिलेशंस में तो नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही जो है भारत जो है वो ग्लोबल लेवल पे उभरा है। इस तरीके की फालतू की बातें करने वाला जो मीडिया है वो आज क्यों नहीं सवाल उठा रहा है कि भाई क्या कारण है कि जब इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम 18,000 लोगों को वापस लेंगे, तो उनको सम्मान पूर्वक सम्मानजनक तरीके से क्यों नहीं उनको भारत के हवाले किया जा रहा है, क्यों उनको जंजीर बना। अच्छा, मजे की बात यह है कि आप मीडिया को उनसे इंटरेक्ट भी नहीं करने दे रहे हो जो लोग वापस आ रहे हैं। तो हम कैसे, आप यदि बोलो कि हम गलत हैं, हम ये गलत प्रचार कर रहे हैं कि इनको बेड़ियों में नहीं बांधा गया, तो आप क्यों नहीं पिक्चर्स रिलीज कर रहे हो, आप क्यों नहीं मीडिया को जाके मिलने दे रहे हो इन लोगों से? किस बात का डर है, किस बात का खौफ है? देखिए, ये जो नरेंद्र मोदी सरकार जो है, या राज्यों में भी जैसे योगी आदित्यनाथ सरकार हुई या हमारे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार हुई, इनकी जो सबसे बुरी चीज है जो भाजपा ने दूसरे भी पार्टी के लोगों को सिखा दिया है, वो ये है कि कैसे भी सच्चाई को पब्लिक डोमेन में नहीं आने देना।
मीडिया को कैसे एक आर्म्स लेंथ पे रोक के दूर झटक देना, मीडिया को जो है लोगों तक सच्चाई मीडिया पहुंचा पाए, इसके लिए तमाम तरीके के हर्डल्स कैसे क्रिएट किए जाए, ये नरेंद्र मोदी ने बाकी दूसरे दलों को भी सिखा दिया है। तो आज की डेट में मीडिया का काम तो बहुत डिफिकल्ट हो गया है संजय जी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, क्योंकि इस भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में जो एक बात बाकी दूसरे सारे दलों को समझाई है, वो ये समझाई है कि भाई आपको यदि सत्ता पे पूरी तरीके से कब्जा करना है तो मीडिया को कैसे अपने हाथों के अंदर में दबोच के रखना है और कैसे उसको धरातल पे उतरकर रिपोर्टिंग नहीं करने देना है। मैं आज आपको बता रहा हूं, यदि मीडिया 1 महीने तरीके से काम कर लेता है इस पूरे देश का मीडिया, तो नरेंद्र मोदी सरकार को गिरने में समय नहीं लगेगा। तो दिक्कत की बात यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरी तरीके से मीडिया को जो है अपने कब्जे में करके रखा हुआ है, और धन बल हो या ईडी, सीबीआई, डीआरआई, जो भी तमाम तरीके के हथकंडे एजेंसीज के, वो हर तरीके के प्रयास करके जो है मीडिया से मन मांचित तरीके से रिपोर्टिंग कराई जा रही है। आप इस बात को समझिए कि आज इस देश का पूरा धन कुबेर जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। ये धन कुबेर जो है, इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी पॉलिसीज बनाते हैं, और ये धन कुबेर लोग मीडिया के मालिकों को पैसा देते हैं कि आप दिन भर जो है एक ही राग अलापिए कि नरेंद्र मोदी कैसे भारत के लिए अच्छे हैं। यदि ये धन कुबेर नरेंद्र मोदी के पीछे से हट गए, यदि इन धन कुबेरों ने नरेंद्र मोदी के सर के ऊपर से अपना हाथ हटा दिया, तो आज मैं बता रहा हूं नरेंद्र मोदी कोई दूसरे आम पॉलिटिकल लीडर से ज्यादा आप मतलब नहीं नजर आएंगे। आप मुझे बताइए क्या उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है? क्या वो ममता बनर्जी की तरह उन्होंने अपने दम पे एक पार्टी खड़ी करके कम्युनिस्ट जैसे लोगों को जो 28 साल से शासन में, तो उनको बाहर कर देना गया? उनको तो बनी बनाई पार्टी मिली है, उनको बने बने लाखों करोड़ों कार्यकर्ता मिले हैं। ममता बनर्जी ने जो काम किया वो नरेंद्र मोदी ने नहीं किया है, परंतु नरेंद्र मोदी को यही मीडिया ने आज इंडिया का टॉलेस्ट लीडर बना दिया है। वही नरेंद्र मोदी जो है प्रोग्राम द्वारा एक क्या बोला जाए, हिंदू मुसलमान के दंगों द्वारा जो है बड़े लीडर के रूप में उभरे थे। 2001 के पहले किसी ने नरेंद्र मोदी का नाम भी सुना था? कोई जानता था नरेंद्र मोदी कौन है? तो नरेंद्र मोदी ने पहले दंगों का सहारा लिया, दंगों के तरजीह पे वो आगे बढ़े, उसके बाद में ये धन कुबेरों ने उनको आगे बढ़ाने में मदद किया। नरेंद्र मोदी कभी भी जनता के लीडर नहीं थे, ये धन कुबेर और मीडिया द्वारा इनको जनता का लीडर बनाया गया है। ये बात बोलने में मुझे किसी भी तरीके का गुरेज नहीं है संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, आप इतनी खरी खरी बढ़िया बढ़िया बातें आपने हमसे करी, आभार आपका, थैंक यू। ये थे राजीव रंजन जी, पूरी बातचीत सुनी, मुझको यकीन है ये बातचीत जरूर पसंद आई होगी आपको। बताइएगा, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू।